आई एम अर्पित शर्मा और हम आ चुके हैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर। यार उस पहली वीडियो के लिए मैं आप सभी से सॉरी बोल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, जैसे कि उसकी ऑडियो क्लियर नहीं थी और सेकंड उसमें टाइटल दिखा रहा था नीचे, जिसकी वजह से वो बोर्ड जो है वो क्लियर नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज में ऐसा नहीं होने दूंगा। तो और एक बात बताया, मैंने अपनी वीडियो करीबन 1 घंटा 20 मिनट की शूट की थी, लेकिन वो रिकॉर्ड सिर्फ 32 मिनट्स की हुई और मैं मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था एक्चुअली में। लेकिन आज मैं जो टॉपिक उस दिन वाला था वो भी कराऊंगा और जो टॉपिक आज का है वो भी कराऊंगा। तो चलिए अब मैं टॉपिक स्टार्ट, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ, क्योंकि कोई रिवीजन नहीं होता है। अगर 5 मिनट का रिवीजन करते हैं तो मैं वो 32 मिनट की जो बातें हैं ना वो याद रखते हैं, तो हम पहले रिमेम्बर करते हैं, ठीक है। हमने हमारा चैप्टर था से अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रूट इसके बाद से रॉबर्ट रूट। ये जो महान साइंटिस्ट हैं इनके बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, मतलब इन्होंने हमें शेर से पहली बार रूबरू कराया था, जिनका नाम है रॉबर्ट रूट। ईयर की 1665, ये याद रखना है। इन्होंने वर्क किया था इस पर 1.5 साल, इन्होंने वर्क किया था 1.5 साल। आप वीडियो में इमेज देख ही रहे हैं 1.5 साल की। मैंने 3D इमेज इसलिए लगाई कि आपको थोड़ा बहुत इसे आइडिया लग जाए कि उन्होंने देखा कैसा था, और इनकी माइक्रोस्कोप भी आपको दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व एक बार देखें तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने किस पर की थी, और ये याद रखना है। इनकी बुक थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, क्या माइक्रोग्राफिया, जिन्होंने जिस बुक में इन्होंने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन, इन्होंने एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। क्या है, एक बुक है। ये बुक में इन्होंने वो ऑब्जर्वेशन लिखी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, सेल का हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। अब हम थोड़ा बहुत डीप नहीं जाते, इतना नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था और उसको बोला था इन्होंने लिटिल कंपार्टमेंट्स, लिटिल बॉक्सेस, जो कि स्पेस थे, बीच में स्पेस था। अब स्पेस किस लिए था, स्पेस उसमें डेड प्रोटोप्लाज्म था, उसमें प्रोटोप्लाज्म था ही नहीं, इसलिए तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी सेल, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बताता हूँ, हम कह सकते हैं वो सेल जिसमें अगर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हुआ वो होगा डेड सेल। अब इन्होंने ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिया, ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, ये था इसमें स्पेस। इन्होंने सेल वॉल देखी, मैं आज फिर से कह रहा हूँ, इन्होंने एक्चुअली में सेल देखा नहीं था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसकी सेल की वॉल, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं बताना, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड सेल। रिवीजन चला तो आप थोड़ा इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हमारे एंटर वॉल लीवर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एवी लीवर। सेकंड साइंटिस्ट है हमारे एंटर वॉल लीवर। स्पेलिंग आप देख लेना, अगर शायद मिस्टेक हो गई हो तो ईयर थी 1674। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल, इन्होंने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल, क्या लिविंग सेल। किसमें देखा था, किसमें देखा था, बैक्टीरिया। स्पर्म,
सिंगुलर में टोमेटो चूहा बोलते हैं इसका, ये प्लूरल। और आरबीसी, आरबीसी ऑफ फिश, प्रोटोजोन्स। उसमें क्या, एक प्रोटोजोन का मैं एग्जांपल बताता हूं, इसको देखा मैंने, बॉडी सेल, क्या नाम है, बॉडी सेल, बॉडी सेल स्पेलिंग लिखो, BORTICELLA, बॉडी सेल। इसमें यही याद रखना है, आप एक माइक्रोस्कोप देख सकते हो यार, बॉडी सेल पर लेकिन था बहुत कम, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको एक नोट भी कर सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक बात मैंने बोला था कि रॉबर्ट क्या डिस्कवर किया था, डेड सेल, इन्होंने लिविंग सेल। डेड सेल और लिविंग सेल में अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का। लिविंग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म को सारे सेल और प्रोटोप्लाज्म में बताता हूं क्या क्या आता है, अभी आगे चलते हैं सब क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन लिविंग सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो लिविंग सेल इंटरनल लिवर नुक्लिक किया था, इसलिए उसमें प्रोटोप्लाज्म था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म, थोड़ा प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी बता पाया मैं, यही पे आके मेरी वीडियो जो वो शूट होना बंद हो गई थी 2 मिनट, तो इसकी डिस्कवरी की थी प्रोटोप्लाज्म की डोगार्ड ने। क्या किया था, डिस्कवरी। इसकी प्रोटोप्लाज्म थी, लेकिन इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बन नहीं दिया था, इन्होंने उस जेली लाइक सब्सटेंसेस, उसको जेली लाइक सब्सटेंसेस और आप बोल सकते हो उसे एक कोलेटल सब्सटेंसेस, उसका नाम दिया था उन्होंने सारकोल। उन्होंने इसे सारकोल बोला था, इन्होंने सारकोल बोला था, प्रोटोप्लाज्म नहीं बोला था, ये याद रखना। अब दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था परकिंजे। क्या परकिंजे, परकिंजे ने इसी सारकोल को क्या किया, रीनेम। और सारकोल को बोलते हैं उन्होंने सीधे से प्रोटोप्लाज्म। तीसरा सिंबल थी, बहुत सिंबल थी, हर किसी को समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये बेस है। अगर ये बेस हमें समझ में नहीं आएगा ना तो भाई बायोलॉजी भूल जाओ, नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत इजी वे में बता दी। अब इसे ज्यादा इजी वे तो नहीं हो सकता। अब थोड़ा आगे चलते हैं, हम यही तक कर गए थे लेकिन आज हम इससे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आप इसे प्रोग्राम कीजिएगा, अगर नहीं किया वो तो चलिए आपको चैप्टर का नाम तो बताइए, कमेंट में डालेंगे। ये बेटा स्पेस चाहिए, ये मेरे चैनल का नाम। अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी। तो लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। तो एक बात, किसी भी सेल में जो सबसे पहले जो कोई भी सब चीज बनती है ना वो प्रोटोप्लाज्म होती है, ये बात याद रखना। क्या फर्स्ट formed substance inside the cell is protoplasm.
प्लाज्म। The first form substance inside the cell is protoplasm। ये याद रखिए, सेल के अंदर सबसे पहली चीज जो बनती है ना वो प्रोटोप्लाज्म होती है। ये क्लियर हुआ? अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होती है ना, तो इसे हम बोल दिया फर्स्ट फॉर्म सबस्टेंस। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को द लिविंग सबस्टेंसेस। The living substance। सबसे पहले लिविंग क्यों बोला? क्योंकि आपको याद है रॉबर्ट हुक के सेल का नाम हमें उसमें प्रोटोप्लाज्म सेल था, तो सेल कैसा था? डेड था। लेकिन एंडरसन लीवर हमने जैसे सेल देखा उसमें प्रोटोप्लाज्म था, तो प्रोटोप्लाज्म था तो मींस वो हो गया लिविंग सेल। तो हम कह सकते हैं द लिविंग सेल। ये हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म आपका डेड सेल और लिविंग सेल के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन कराता है। ये याद रखिए आप। अब एक और चीज याद रखेंगे। अब हम थोड़ी सी एक साइंटिस्ट थे पीएच ऑक्सिलरी। इन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये तो मैं आपके सिलेबस से ये थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया और मैं भी बता रहा हूँ एक्स्ट्रा 11th तक में पढ़ाया जाएगा सीधे ग्रेजुएशन में। लेकिन आपको पता बच्चे में ओरली बताऊंगा ज़्यादा, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो उसके बाद हम चलते हैं प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। आइए प्रोटोप्लाज्म होता है क्या? ठीक है, डिस्कवरी सुन लिया हमने। अभी होता क्या? ठीक है, अब बोलिए प्रोटोप्लाज्म आपके दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ये दोनों चीजें अभी मैंने पढ़ाई है, तो आपको यही सब याद रख लीजिए। उसके बाद में एक्सप्रेशन मैं आपको बाद में भी कराऊंगा और ये चीजें मैं खुद भी दे दूंगा आपको, तो ये आपको याद रखिए। और आपको ये दिख रही होगी वीडियो में, सब दिख रहा है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। एरो लगा के आपको प्रोटोप्लाज्म दिख रहा होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं it is gelatinous jelly like substance around the nucleus, surrounding the nucleus, around the nucleus। न्यूक्लियस के पूरे साइटोप्लाज्म में जो भी होता है ना सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस में, वो होता है कि आपका प्रोटोप्लाज्म इज द ग्रेटेस्ट जेली लाइक सबस्टेंस सराउंड द न्यूक्लियस। किताब नोट डाउन कीजिए पहले। आ रहा है? हो गया होगा। बस इट इज अ जेली लाइक सबस्टेंस सराउंड द न्यूक्लियस। हमारा सेल ये हो गया हमारा, ये रीजन है साइटोप्लाज्म। इसमें जो रेगुलर कंटेंट है ना, अब
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ये रहा, साइटोप्लाज्म ये रहा, दोनों को कॉम्बिनेशन से प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तक बात एक पॉइंट और लिखते हैं, टोटली बता इट इज द colloidal substances, yeah, colloidal nature। दो पॉइंट से एक पॉइंट और है इसका, मैं वो बता दूंगा आपको आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी थी साइंटिस्ट हार्डविक। हार्डविक ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में ये था 3 पॉइंट्स थे। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी किसने दी थी? हार्डविक ने। किसने? हार्डविक। ये प्रोटोप्लाज्मिक ये एक्स्ट्रा देख लेना 40% बोला था वो यही है। कोई डिग्री नहीं बढ़ाएगा 3 पॉइंट्स इसके 3 पॉइंट्स इसमें बोला था each cell contains protoplasm। First one, each cell contains protoplasm. Second one, each cell has similar protoplasm। Third point, inside cell or gel like substance present around the nucleus। बैटिंग पे मत जाना, बैटिंग थोड़ी सी कराना मुझे बताना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ समझ। इसने बोला था इस प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में था पहला फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, ईच सेल कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म। हर एक सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है। ईच सेल हैज सिमिलर प्रोटोप्लाज्म। हर एक सेल में सेम मींस नेचर वही होगा, प्रोटोप्लाज्म का नेचर सेम होगा। थर्ड पॉइंट, इनसाइड सेल में जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। भाई ईच सेल कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों बड़े एरिया है वो बना दिया है और ये आपको बताऊंगा एक और बड़ी बात बता दूं। प्रोटोप्लाज्म जो होगा, प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन बताता हूं। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर, आपका प्रोटीन, लिपिड्स, स्टार्च, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड, में भी डीएनए और आरएनए, ठीक है। और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में होता है आपका शुगर, एक होता है आपका सॉल्ट होता है, ये दोनों होता है इसके दो। यहाँ पे से नोट डाउन कीजिए, वो भी आपको काम का नहीं है और ये भी मतलब इतना पूछना नहीं वो टोटल मार्क्स में चाहिए। ये आप थोड़ा सा आपको अध्ययन कीजिए।
अब ये 40% ही चल रहा है, तो मैंने आपको बोला ना कि 40% एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा, वो 40% ही चल रहा है, तो अभी भी 40 ही चलेगा, 2 मिनट हो जाएगी, वो नहीं 5 मिनट कर सकते हैं, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो टाइम समय वो टाइम होता है, बाहर पढ़ना है ना, तो एक घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी पढ़ाया भी मुझे ऐसे, मैं आपको भी यही पढ़ा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। चैप्टर बोलना आगे जाते हैं, तो आगे एक सेंटेंस आते हैं एनडीयू। एनडीयू ने बोला हर एक सेल में सिमिलर शेप होगी, और ये बोला कि कोई भी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई, मतलब उन्होंने बहुत सारी स्टडी की प्लांट्स पे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोई भी बॉडी होगी, लिविंग बॉडी, वो सेल से मिलकर बनी होगी। इसके लिए उन्होंने बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वो पॉइंट मैंने आपको बोला था ना डेफिनेशन में, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आ गया क्या? आ गया एनडीयू का। उन्होंने बोला हर एक बॉडी सेल से मिलकर बनी होगी, मींस बहुत सारे सेल्स ग्रुप करके पूरी बॉडी फॉर्म करती है। तो आ गया ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम बोल सकते हैं। अब एक सेंटेंस और, दिमाग में सीधे सीधे बोलिए भाई, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर किसी भी बॉडी का कंपोजिशन, उसका बेसिक यूनिट सेल नहीं होगा, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लाइफ नहीं होगी। ये दिमाग। उसके बाद में आते हैं आपके ड्यूट्रो चार्ट में बोला कि भाई ये जो सेल ग्रुप होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, वो ग्रुपिंग ऐसे नहीं होती, उनकी ग्रुपिंग होती है फोर्सेस से। कोहेशन फोर्स मींस सेल्स के बीच में कोहेशन फोर्स लगता है। अब देखते हैं, ये आपका एक सेल हो गया, ये आपका एक सेल हो गया, ये आपका एक सेल, ये आपका एंकर, ये बहुत सारे सेल हो गए, ये बहुत सारे सेल। अरे सभी के बीच में आपस में एक फोर्स लग रहा होगा जो इन सभी को बाइंड करके रखेगा एक साथ में, वो पूरी बॉडी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो उस फोर्स को बोल दिया उन्होंने कोहेशन फोर्स। ये याद रखना, ये प्लाज्मा ट्रांसपिरेशन फोर्स जो होगा ना, वहां पे भी ये यूज होता है। ट्रांसपिरेशन फोर्स की हेल्प करता है, जिसकी वजह से बॉटम जो है ना वो ऊपर चढ़ता है, लीफ तक ये यही पहुंच, इसीलिए इसी फोर्स। एक और फोर्स होता है, वैसे तो 4 फोर्सेस होते हैं इसके साथ में, लेकिन ये उनमें से 4 में से ये एक है। अब चलते हैं और आगे हमारा टॉपिक है सेल का। सेल थ्योरी, चलो एक बोटेनिस्ट जर्मन, वो सोच रहे थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्लांट्स को स्टडी करने वाले, उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे प्लांट्स। उन प्लांट्स को देख के उन्होंने बोला ये जो प्लांट्स है ना, ये सारे सेल से मिलकर बने हैं। ये उन्होंने भी बोला, ये जो पीछे वाले जो साइंटिस्ट हैं बात ना, वो तो यही बोल रहे थे। चलो तो इन साइंटिस्ट का नाम पता, तो इन साइंटिस्ट का नाम था एमजे शेल्ड।
मालकिया जयपुर शील्ड ईयर ये कौन थे? जर्मन के बोटनिस्ट। कौन थे? जर्मन के बोटनिस्ट। कौन थे? जर्मन के बोटनिस्ट। सवाल को जानने से पहले साइंटिस्ट के बारे में पता है। इनका नाम था एमजे शिलेन मींस मालकियास जैकोब शिलेन ईयर 1838। ये जर्मन के बोटनिस्ट थे। ये सर जो है ना, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स देखे और उन्होंने पाया सिमिलर मींस हर एक सेल में मींस हर एक प्लांट में जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं ना, सेल होते हैं। ये तो और साइंटिस्ट ने भी बोला था, लेकिन उन्होंने कुछ और भी किया था, वो अभी करना वो आगे पहले आप जिसे बोल रहा था। और एक और साइंटिस्ट वो उन्होंने एक्चुअली में बहुत काम किया, इनसे ज़्यादा उन्होंने किया। उनका नाम है थियोडोर स्वान। ये भाई साहब एक इंग्लिश ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे। ये भाई साहब थे इंग्लिश मींस ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं बच्चों जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बोटनिस्ट वो होते हैं जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने भी सेम किया। उन्होंने फ्रांस की और इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी की और उन्होंने भी यही देखा कि हर एक एनिमल मिलकर बना होता है जिसे सेल्स। इतनी बात नहीं है कि सेल्स की ये नाम आ गई। ईयर है 1839। वो था हमने दोनों ने फॉर्मुलेटेड किया था। वो फॉर्मुलेटेड अबाउट द वो थे सेल थ्योरी। मैंने बताया था एंड्रयू ने सेल कॉन्सेप्ट दिया। सेल कॉन्सेप्ट यही था। उन्होंने बहुत सारे मतलब प्लांट्स की स्टडी की और यही बता रहे थे हर एक प्लांट्स मिलकर बनता है सेल से। ठीक है, आपको दोनों ने फॉर्मुलेट कर दी सेल थ्योरी। अब हम इसकी पोस्टुलेट ये पोस्टुलेट लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता स्वान ने ना मैंने कहा शिल्डेन ने आपकी सेल वॉल को देखा था। उनको नहीं पता था ये सेल वॉल है। उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा। तो लिविंग सेल देखा प्लांट सेल, उसमें सेल वॉल होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस सेल वॉल को मैं ये नहीं नाम नहीं दिया कि वो सेल वॉल बोला उसको सेल की सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल उसे बोलते हैं जो सेल की आउटर कवरिंग होती है ना, उसी को सेल वॉल बोलते हैं। जैसे ये हुआ सेल, ये इसकी क्लास में है जिसके बारे में बताता हूँ। इसकी एक और आउटर कवरिंग है ना, ये क्लास को बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपकी सेल वॉल या सेल की आउटर कवरिंग रेडिएट नॉन लिविंग होती है सेल वॉल। ये याद रखना, ठीक है। क्लास में ये बनी होती है आपकी
म्यूरोमिक एसिड की, वो सॉरी यूकैरियोट में म्यूरोमिक एसिड होता है और यूकैरियोट में म्यूरोमिक एसिड नहीं होता, उसमें और कुछ होता है, आपको बाद में बताऊंगा प्लान और एंडोसेलुलर एक्सटेंडेड मेटाबॉलिज्म बताऊंगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं। सेल वॉल किसमें होगा, स्वान, क्या बोला, सेल वॉल शिल्डेड ने देखा था बस, सेल वॉल वर्ड दिया किसने, स्वान ने, ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके हम सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स देख हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। First point, each organism is made up of cells. Each cell is the structure and functional unit of life. अब हमने क्या मिलकर बना होता है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है। तो each organism is made up of cells. Each organism is made up of cells. Means cell is the structural unit of living organism. ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट, each cell contains nucleus. Surrounding by chloroplast. Each cell is contains nucleus surrounded by chloroplast. इस सेल में जाने जाने का तो मुझे आगे में बता दो। तीसरा पॉइंट, cells are formed below ये पॉइंट्स कुछ और आगे वाले पर कागज को बताऊंगी, बता देता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा inside each cell. Inside each cell मतलब हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर, inside each cell some chemical reactions are some chemical reactions है अपना देखिए inside each cell some chemical reactions occurs. Inside each cell some chemical reaction occurs. जो उन chemical reactions को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन।
मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलो या फिर मेटाबॉलिक बोलो, बात एक ही है, समझ रहे हो? तो हम कह सकते हैं, मतलब अब एक बात बताइए, हम हमारी बॉडी फंक्शन किससे करती है? हमारी बॉडी में वो बेसिकली रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एनर्जी की। अब एनर्जी बनेगी कहां से? सेल से। अब भाई सेल में एनर्जी कैसे बनेगी? केमिकल रिएक्शन से। उन केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म। कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बोला था दो डेफिनेशन को मीन स्ट्रक्चर और फंक्शनल को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अब यही बोलते हैं एक साइंटिस्ट से आएंगे बिल्कुल बताओ फिजियोलॉजिस्ट के जमा सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है फूड की। फूड खाया आपने, भाई फूड हमको एनर्जी दे रहा है, लेकिन एनर्जी बन कहां रही है? सेल में। तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां पर रिएक्शंस हो रही है, एनर्जी बन रही है, तो फंक्शन काम हो रहा है सेल के अंदर, तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, दिस क्लियर? आपको लगा मेरी वीडियोस या कम से कम चैप्टर 20 वीडियोस मैंने की किया। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्लास 9 ही नहीं, आपकी क्लास 11, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी लाइफ में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डीपली। आपकी कमांड मीन शेयर बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी से आप ये कर लोगे ना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको नीचे से क्वेश्चन ले 10 साल के लिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लास 9 के लिए बोल रहा हूं, 11 के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ जाए, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक भी नहीं रुकेगा, इस गारंटी है, लगा लेना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑब्जेक्शंस। मींस ये जो सेल्स हो रहे ना, कुछ जगहों पे सैटिस्फैक्शन नहीं हुई, कुछ जगहों पे ये गलत हुई, तो वही जानते हैं कहां होगा। मींस ऑब्जेक्शंस क्या क्या देख सकते हैं, पहले जानने के उसके बाद में एक्सेप्शन जानना है, ठीक है? पहला ऑब्जेक्शन बना जो कि शिंगल ने बोला था, शिंगल ने बोला था जो नई सेल्स बनते हैं ना, नए सेल्स बनते हैं वो पुराने वाले सेल के अंदर न्यूक्लियस से बनते हैं। क्या? पुराने वाले सेल्स के न्यूक्लियस से बनते हैं, जिनको उन्होंने बोला साइटोप्लास्ट। क्या? न्यूली फॉर्म्ड सेल को साइट को जो कि न्यूक्लियस से बनते हैं उनको बोला साइटोप्लास्ट। ऑब्जेक्शंस ऑफ सेल थ्योरी। पहला ऑब्जेक्शन शील्डेड सेल्स, शील्डेड में बोला था न्यू सेल्स फॉर्म। अगर मैं कहने आपको समझ नहीं आ रहा था, मेरे वर्ड्स को देखना, न्यू
shaded shape, new cells form inside a cell. क्या? Inside a cell. Inside a cell. ठीक है? From the nucleus. From the nucleus. इन्होंने newly formed cell को बोला क्या? बोला साइटोप्लाज्म. ऐसा कुछ नहीं होता है, बाहर जाके भी साइंटिस्ट आएंगे, वो प्रक्रिया करेंगे, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन आया वो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है हुगो वॉन मॉल और दूसरे का नाम है मेंडेली. ये मेंडेली नाम है और मेंडेली. आप इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए आपके घर में. पहला ऑब्जेक्शन लेगा, चलते सेक्शन सेकंड ऑब्जेक्शन. सेकंड ऑब्जेक्शन में बताता है कि स्वान कहना सवाल. उन्होंने एक चीज बोली, उन्होंने बोला न्यू सेल्स आर फॉर्म डिनो. मैंने वर्ड था वो वाला, तो उसका ऑब्जेक्शन था. उन्होंने बोला था जो नए सेल्स बनते हैं ना वो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है ना, वैसे होता है. तो ये पॉइंट पर प्रॉब्लम है. क्रिस्टल का फॉर्मेशन जैसे होता है ना ऐसे ही ऐसे नए सेल बनते हैं, ये होता है. लेकिन ये पॉइंट है सेकंड को लिखने की जरूरत नहीं, लिखना बता दिया है काफी है. ये तो आप इसलिए से नहीं करो क्या लिखेंगे. तो नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो. उन्होंने पूरी कहानी चेंज कर दी भाई, सब कुछ चेंज कर दिया. जब बात भी उन्होंने खराबी तो भी जानते हैं क्या किया. अरे उन्होंने किया क्या, इन्होंने बोला कि सर जो आप बोल रहे हो ना सर, आप जो बोल रहे हो कि नए सेल न्यूक्लियस से बनते हैं सेल के अंदर, उसको आपने साइटोप्लाज्म बोल दिया. और सर आप स्वान सर आपने बोला क्रिस्टल फॉर्मेशन के अपने आप ही हो जाता है. सब नहीं एक चीज में सेल थ्योरी में उसमें दूसरा है ना, उन्होंने एक तो सेल की डिस्कवरी की थी और दूसरी उन्होंने एक सेल हाइपोथेसिस दी थी. सेल हाइपोथेसिस मींस ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. वही चीज बोली ना, प्लांट्स है एनिमल सभी की चीज से बने हुए मिलकर बने सेल से. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये तक क्या कराना है भाई, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, कहां जा उसको न्यूज में डाल दो. चलो नोट बैठो. चलो अभी याद उन्होंने बोला न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. क्या इन्होंने बना दे दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला. ये gave a word
इसका नाम था ओली सेलुलर ई सेलुलर, उसका मीन्स में बताओ ना। इसका मीन्स ये है, इसका मीन्स ये है। अब सब कुछ कर चल करके मॉडिफाई कर दिया, बोल दिया नहीं यार चला नहीं होगा, बात नहीं चलेगी हमारे से बोला हम ये कुछ, उन्होंने बोला सर ऐसा तो आपने बताया ऐसा कोई मैटर है ही नहीं, ये जो नई सेल्स है ना वो पुराने वालों से ही बनती है, न्यू सेल्स आर formed from the pre-existing ones, okay? आप इसे नोट कर लीजिए, हो गया? चलो अब एक और सेंटेंस आते हैं, मतलब इसका सपोर्ट मींस ग्लोबल बच्चों का सपोर्ट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, आगे एक और सेंटेंस है लुइस पास्चर, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, और आई लुइस पास्चर ने क्लोरोफिल के कंसेप्ट का सपोर्ट किया, उन्होंने बोला जैसे कि एक सेल या एक सेल पहले वाले सेल से मिलकर बना होता है, ये आपने बात बोली ठीक है, ये मैं जानता हूँ, इन्होंने उनका सपोर्ट किया, उन्होंने एक चीज और दी थी, टर्म दे दिया, क्या बायोजेनेसिस, लुइस पास्चर ने दिया था क्या बायोजेनेसिस, life is formed from a pre-existing life. Yes, cells are formed from the pre-existing one cells. बोला सर आप जो कह रहे हो वो भी सही है, क्योंकि सिंगल लाइफ में तो लाइफ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वन सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मैं बोल दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल वो भी लाइफ है सर, तो हम कह सकते हैं एक सेल से दूसरा सेल बनना है, तो मींस एक लाइफ से दूसरी लाइफ बन रही है, वो क्या हमारा बायोजेनेसिस, लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द pre-existing लाइफ, जैसे अमीबा, अमीबा क्या है सर, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा में बाइनरी फिजन हुआ, ठीक है, फिजन होने के बाद एक सेल था, एक से दो सेल बने, पहली भी लाइफ थी, दो सेल से वो भी लाइफ हो गए, तो क्या बना लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द pre-existing लाइफ, बायोजेनेसिस, ये बढ़ गया है ना, भाई कहते हैं ना पानी हो गया हाथ धो लिया, क्या बेइज्जती करना भाई, रुको फिर सुन कंसेप्ट निकाला, ये आगे सही है सही है, एक बार मैं भी दे देता हूँ बायोजेनेसिस, ये मैं बताऊंगा एक साइंटिस्ट है भाई, क्या देखने और लास्ट में जाके फैक्ट सब कुछ देंगे वो बैठेगा है भाई, बोलो क्लासिफिकेशन उन्होंने भी पूरा किया, तमाम मिलेगा और साइंटिस्ट भी होती ये चीज मिलेगा आपसे नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के बाद में अपने आज की क्लास बंद करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, रात के करीबन 2:30 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं, और मुझे भी 3 तारीख एडिटिंग भी करनी है, अपलोड भी करनी है, रात तो आ रहा है ना। अगर आपको कोई डीप क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी अर्पित शर्मा 112 इस पे आपको मैसेज कर दें, रिप्लाई आपको मिल जाएगा।
आप से नोट डाउन कीजिए, एक लास्ट टॉपिक है क्या, उसके बाद में हम पुराने पर करेंगे। हाँ सम तो ठीक होगा यार, बहुत ही बोल रहा हूँ मैं। मैंने बोला था आगे जाके वो गलत हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस ऑप्शन के होते हैं और एक्सेप्शंस ऑप्शन पहला एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन बताता हूँ, एक्सेप्शन का बर्तन रीजन यार सेंस लॉरी थी ना, शेली और स्ट्रॉन्ग में उन्होंने जो बोली थी ना वो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो कोई एक्सेप्शन अगर उसमें कोई भी चीज अनसेटिस्फैक्शन है, अनसेटिस्फाई है, तो हो गया हमारा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन आता है बाय एक्सेप्शन। कैसे कैसे माइनस एक्सेप्शन है ये समझो। वायरस है own genetic material may be DNA or RNA. genetic material वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। क्या वायरसेस है तो जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन का लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, दिल है सेलोमेनस एंड प्रोटोप्लाज्म। अब भाई जो सेल थ्योरी के यहाँ पर पहला एक्सेप्शन वायरस, सेकंड एक्सेप्शन का भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। सेकंड एक्सेप्शन आर द बैक्टीरिया एंड एल्गा। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और लेकिन सेल थ्योरी में क्या आता है, न्यूक्लियस होगा उसके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म होता है। वायरस में प्रोटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, फिर ये एक्सेप्शन होगा। देर है प्रोटोप्लाज्म सॉरी न्यूक्लियस। और तीसरा में उठा के बता देना सीरोसेटिक हाइफेस होती है फंगस। फंगस राइजोपस ये एग्जांपल याद रखना चल रही। आज हम वीडियो यही खत्म कर देंगे और अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उससे पहले आप ये पहला वाला क्लियर करके आना, जो भी डाउट हो ना प्लीज आप पूछ लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अर्पित शर्मा 112।